सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है मैकेनिक्स। टॉपिक नहीं है, पूरी बुक है मैकेनिक्स। मतलब एक मैकेनिक्स एक पूरा चैप्टर है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बुक है मैकेनिक्स। उसके तहत एक टॉपिक है कॉमन कैटनरी। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जाड़ा बहुत है, टोपी लगाए हैं क्योंकि अब लगाए हैं तो लगाए हैं। देखिए, कॉमन कैटनरी होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर बात करते हैं आज। देखिए, अगर कोई हम एक स्ट्रिंग ले लें, मैंने ये स्ट्रिंग ली मान लिया तो मेरा माला है, और इसको इस तरीके से, एक तो होता है भाई हैंगर में टांग दीजिए, जी नहीं, आप इसको ऐसे कैसे टांग दीजिए, ऐसे होता नहीं। शादी में जो पहना जाता है, मतलब हम नहीं पहनाया था, तुम भी पहनाओगे या पहनोगे जो भी है, तो इस प्रकार का जो शेप होता है वो कैटनरी होता है। ठीक है, ये जो दो जगह हमने पकड़ रखा है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। तो जो दो पॉइंट हैं वो एक वर्टिकल लाइन में नहीं हो सकते हैं, अलग अलग इस शेप में हो सकते हैं। ठीक है, ये कैटनरी है। अब मान लीजिए धागे की लंबाई कम ज्यादा है कहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर इस धागे नहीं, उसका जाड़ा ज्यादा हो इसलिए ऐसा लग रहा हो, अगर धागा कहीं मोटा है कहीं पतला है तो वो कॉमन नहीं है। कॉमन कैटनरी का मतलब होता है ये हर जगह यूनिफॉर्म है, वेट पर यूनिट लेंथ इसका कांस्टेंट है, तो उसको कॉमन कैटनरी कहेंगे। तो पहले कैटनरी की डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर कॉमन कैटनरी की डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। तो पहले तो हम कॉमन कैटनरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हमने लिख लिया, चूंकि एक तो होता हम ऐसे बोल देते हैं, हमने कहा लिख लेते हैं। तो समझिएगा, लिखा है व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली बिटवीन द टू पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइंस। अभी हमने कहा कि दो पॉइंट से चेन लटकाई गई है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम वर्टिकल में नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि सेम लाइन में हो जाए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक, ऐसे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकते हैं, बराबर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आप वर्टिकल लाइन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द कर्व इन विच इट हैंग्स, जिस तरीके के कर्व में लटकता है इसको हम कहते हैं कैटनरी। और अगर इसका वेट पर यूनिट लेंथ इस स्ट्रिंग का कांस्टेंट है, वैसे पहले भी यूनिफॉर्म हम लिख चुके हैं, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो उसको हम कॉमन कैटनरी कहते हैं या कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म वेट कहते हैं। तो हम बार बार कॉमन कैटनरी को सीसी लिखेंगे। सीसी मतलब बोतल नहीं होता है, कॉमन कैटनरी। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। भाई हर उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, जैसे कहीं आपने कोई एक नॉमेनक्लेचर होता है सबका। कभी आपने टॉमी सर सुना है कि टॉमी सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं मैकेनिक्स की? नहीं सुना ना, क्योंकि टॉमी सरों का नाम नहीं होता है, टॉमी कुत्तों का नाम। वहां पर अंग्रेजों ने तो ऐसे नाम रखे होंगे, लेकिन हम लोग कुत्तों का नाम रखते हैं। मेरे कुत्ते का नाम तो बादशाह है, वो एक अलग बात है। तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको समझ लेते हैं, फिर कुछ और बातें करते हैं। अब जरा इसका नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, हमने लिख दिया है। देखो, ये कॉमन कैटनरी है, हमने धागे को ऐसे लटकाया हुआ है स्ट्रिंग को, ये यूनिफॉर्म लेंथ की स्ट्रिंग है, पहली चीज। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि डायग्राम में हम बड़े वीक हैं तो इसलिए अब क्या बताया जाए। देखिए, इसमें जो कैपिटल सी है इसको वर्टेक्स कहते हैं। वैसे पैराबोला शेप में है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शेप ऑलरेडी पैराबोला है, अलग की बात है। और जो ये एक्स एक्सिस के ओरिजिन से जो सी की डिस्टेंस है, इसको स्मॉल सी लिखते हैं, इसको कहा जाता है पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। डायरेक्ट्रिक्स आपने पैराबोला में पढ़ा भी है। ठीक है, जो वाई एक्सिस है ये कैटनरी, हम सीसी जो लिख रहे हैं वो कॉमन कैटनरी है। ध्यान रखिए, हम बार बार सीसी ही लिखेंगे, कौन पूरी स्पेलिंग लिखे, एक तो राइटिंग गंदी है और गंदा हो जाएगा। जो वाई एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी है। जो ए बी है इसको स्पैन कहते हैं। स्पैन का मतलब ऐसे विस्तार से होता है, फैलाव से होता है, विस्तार या फैलाव। जैसे कोई शहर है, कहने उसका स्पैन 50 किलोमीटर है, मतलब 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये कैटनरी कितनी फैली हुई है भाई। और दूर भाई आप देखिए, ये इसका स्पैन है, ये इसका स्पैन है, इसको बढ़ा सकते हैं, स्पैन बड़ा हो गया इसका, तो ये जो दूरी है इसको स्पैन कहते हैं। ठीक है, और जो ये डीसी गहराई है इसको सैग कहते हैं। सैग का मतलब झोल होता, लटकन, झोल होता है। जैसे होता ना कि यानी कि इसमें काफी झोल है, वो वाला झोल नहीं, इनकी बातों में वो झोल है। झोल मतलब होता है ढीलापन,
कितना लटकी है ये, है लटकन इसकी कितनी है, तो उसको सैग कहते हैं। झोला बनता है तो आप जो बैग डालते हो वो झोला नहीं है, जो ऐसे लटका के सब्जी लेके जाते हैं उसको झोला कहते हैं। झोल जो वर्ड होता है वो यहाँ पर सैग है। अब आप वो अलग बात है सैग, अच्छा साग लेने जाते हैं, वो साग सब्जी दूसरा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये कॉमन कैटेगरी का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब जरा इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। अच्छा एक चीज हमने बताई नहीं, भूल गए, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को स्मॉल सी लिखते हैं। अभी हम लिखेंगे नहीं जानबूझ के, अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। हमने एक लाइन ऐसे अभी खींच नहीं रहे, क्योंकि स्मॉल सी कैसे लिखें थोड़ा दूर लिखेंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद लिख रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। जरा इस वर्ड को समझने की कोशिश करें, लफड़ा क्या है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों और उस बॉडी का रिजल्टिंग फोर्स जीरो हो तो हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। नहीं अब मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ फोर्स तो लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ फोर्स तो लग रहा है, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बहुत सारे पार्ट हैं, नाक है, आँख है, सब हाथ पैर हैं, ठीक है। अगर ये नाक हल्की से टूट जाए तो नीचे गिर जाएगी, इसका मतलब नीचे कोई खींच रहा है उसको, लेकिन आपकी बॉडी उसको खींचे हुए है, साधे हुए है, यानी आपकी नाक इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर। यानी कि अगर ये रुकी हुई है तो फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर। तो वो जो फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी रिजल्टिंग फोर्स जीरो है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब फोर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं हम इस कैटनरी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं सीपी। ये हमने इसका छोटा सा पार्ट पी कहाँ लगा दें, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं बाहर लिख देते हैं, और एक्स कामा वाई ये हमने सीपी लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ मान लिया कि लेट पी जो है ना एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन सीसी, ठीक है। सच दैट जो सी से लेकर के पी की दूरी है ये एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ को हमने स्मॉल एस मान लिया, ठीक। और इसका वेट पर यूनिट लेंथ डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू इसका है वेट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि भाई वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा इसका, ठीक है। अब आप कहेंगे और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा इसमें, जरा सावधान। अब जरा इस सी पॉइंट को देखो ध्यान से, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, देखते रहो, नहीं सुनो ध्यान से। अगर सी पॉइंट पे ये कैटनरी को ऐसे काट दीजिए आप, मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो छोटी सी लेंथ है इसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर सी पॉइंट को काट दें तो ये कट गया, तो ये किधर भागेगा, इधर भागेगा ना, यानी कि कोई है जो इस सी को उधर खींच रहा है, फिर भी सी उधर जा नहीं रहा है, मतलब सी पे कोई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। वो फोर्स किधर लग रहा है, टेंजेंशियली इधर लग रहा है, इसका नाम दे दिया हमने टी नॉट। एक फोर्स पकड़ में आया, यानी टी नॉट क्या है आपका, टेंशन एट सी। टी नॉट क्या है, टेंशन एट सी, सी पॉइंट पे टेंशन है, ठीक। अच्छा अब जरा यहां पी पॉइंट पे आ जाओ। अगर पी पॉइंट को इसको किट्स काट दो, ये धागे को काट दो, तो धागा नीचे भागेगा, यानी कि आपने धागे को काटा, धागा नीचे भागा, यानी पहले भागने की कोशिश तो कर ही रहा होगा ना। भाई आपकी नाक है एकदम से टूट गई और नीचे गिर गई, तो नीचे गिरने की टेंडेंसी थी उसकी, आपकी स्किन ने उसको पकड़ रखा है, अपने आपकी हड्डियों ने पकड़ रखा है, यानी कि पी नीचे की ओर भागने की कोशिश तो कर रहा है, तो कोई तो उसको रोक रहा है। तो इसका मतलब वो जो फोर्स है वो पी पॉइंट पे टेंशन एक्ट कर रहा है ऐसे, ये टी है, टी इज द टेंशन एट, टी का है टेंशन एट पी, पी पॉइंट पे टेंशन है, ठीक है। अब चूंकि टेंशन टेंजेंशियली है तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, और ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसको हम साई मान लिया, और जो अभी हम स्मॉल सी की बात कर रहे थे ना, ओ से लेकर के सी की दूरी वो यहां शो किए दे रहा है, ये स्मॉल सी है, ओ से लेकर के सी की दूरी ये स्मॉल सी है। तो अब टेंशन तो समझ में आ गए, फोर्स समझ में आ गए कौन कौन से हैं, लेकिन भैया फोर्स इक्विलिब्रियम में कैसे हैं,
इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब लेफ्ट फोर्स को राइट रोके और राइट फोर्स को लेफ्ट रोके, वर्टिकल को डाउनवर्ड रोके। अब प्रॉब्लम टी ऐसे लग रहा है, इसकी अपोजिट कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। एक और फोर्स है, ये जो कैटनरी जो ये आपने पार्ट लिया है ना, इसका वेट आपने क्या माना है, W पर यूनिट लेंथ। अच्छा, आपने पर यूनिट लेंथ का वेट क्या माना है, W, और ये वाला जो आर्क माना उसकी लेंथ क्या है, S, तो इसका वेट कितना हुआ, WS। तो ये WS यहां कहीं बीच में एक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम भैया ये तो नीचे एक्ट कर रहा है, इसको रोकने के लिए ऊपर कोई फोर्स चाहिए। ये लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, इसको रोकने के लिए राइट में फोर्स चाहिए, वो तो दिख नहीं रहा हमको। तो आप जरा टी पे पहुंचिए, यहाँ पे पहुंचिए, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, इसको पी हम यहाँ मान ले रहे हैं। क्या ये एंगल साई होगा, नहीं होगा? अब आप कहेंगे साई क्यों माना, चलते हैं क्लास बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 की बात कर रहा हूं। इसके पहले आपने पढ़ा है सेमेस्टर 1 में कि कोई भी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसका स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर साई था, ठीक है। तो ये भी साई होगा ना, तो क्या टी का ये कंपोनेंट टी कॉस साई नहीं होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन साई नहीं होगा? अब बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दो दिख गए, इसको आप प्रूव कर रहे हैं ना, तो क्या आप कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम ऊपर का जो फोर्स है टी साइन साई वो नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इन इक्विलिब्रियम कह सकता हूं ना मैं, इक्विलिब्रियम टी साइन साई बैलेंस करेगा एम डब्ल्यू एस को। क्या एम जी आदत पड़ी है वेट को लिखने की, डब्ल्यू एस को बैलेंस करेगा, और टी कॉस साई टी नॉट को बैलेंस करेगा। कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? पक्की बात है ना। टी को काट दो, हटाओ टी को, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, टी साइन साई अपान टी कॉस साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपान टी नॉट, टी कट गया, ये टेन साई हो गया, इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपान टी नॉट। जरा समझिएगा, क्या इस पॉइंट का कुछ हाइट से मतलब है कि नहीं है? भाई हाइट बढ़ाओगे तो वेट बढ़ेगा ना, उसके बाद जी जो नीचे को फोर्स लगेगा वो बढ़ सकता है ना। तो यहाँ पर अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर जो एज्यूम किया गया है वो टी नॉट को इस हाइट से किया गया है डब्ल्यू सी, ये मान लिया गया है। हर जगह डब्ल्यू सी यूज किया गया है और टी नॉट के लिए यूज किया गया है, जिसको याद रखिएगा, डब्ल्यू सी यूज किया गया है। सो यहाँ रखो उठा करके, तो टेन साई इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू एस अपान डब्ल्यू सी, तो यानी कि टेन साई इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपान डब्ल्यू कट जाएगा ना, क्या लिख रहा हूं भाई, एस अपान सी, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, सी टेन साई। पहुंच गए यहां पर, ठीक है। मैं डायग्राम को रब कर दूं फिर बात करूं। तो पहली बात, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। जरा यहां पहुंचिए, किसी आर्क की लेंथ s और टेंजेंट का एंगल साई के बीच में अगर रिलेशन होता था तो उस रिलेशन को क्या कहते थे, कार्टेशियन इक्वेशन कहते थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते थे, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते थे, क्या कहते थे, पहचानते हैं? नहीं पहचानते, उसको इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। तो एक्चुअली में इट इज, ये जो ये लिखा है ना, इट इज इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। ये आपको हेडिंग पूछी जाएगी, या तो आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज गिव द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और दूसरा पूछ सकते हैं कि वेरीफाई या प्रूफ या फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। तो ये वाली इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब इसका यूज आगे किया जाएगा, दूसरी क्वेश्चन बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।